हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वंदर होगा कि 2021 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उन क्वेश्चनों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। मे भी थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है क्योंकि सारे क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी नोट्स और पेन लेकर बैठे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 128 ग्राम SO2 में कितने मोल होते हैं? तो 128 ग्राम SO2 में कितने मोल होते हैं? तो इसने ऑप्शन दिए 1, 2, 3 और 4। तो आप देखिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि मोलों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया गया होगा, दिया गया द्रव्यमान, और बट्टे में मोलर द्रव्यमान, जो इसका मोलर द्रव्यमान होगा। SO2 का मोलर द्रव्यमान जो होगा वो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले SO2 का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। तो SO2 का मोलर द्रव्यमान जब आप निकालेंगे तो SO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर होता है कितना? 64 ग्राम पर मोल। 64 ग्राम पर मोल इसका मोलर द्रव्यमान होता है। ये कैसे निकाला है इसके लिए देखिएगा। सबसे पहले S के लिए, सल्फर के लिए जो होंगे 32 मोल पर ग्राम होंगे, और प्लस O के 2, ठीक हो गया। सो O के लिए जो इसका मोलर द्रव्यमान होगा 2 गुणा 16 होगा, ठीक, ग्राम पर मोल। तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 16 दूनी 32, 64 हो गया। तो 64 ग्राम पर क्या आ गया? मोल आ गया। अगला देखिए, SO2 के मोलों की संख्या। SO2 के मोलों की संख्या। तो SO2 के जो मोलों की संख्या कितनी दी है? SO2 के मोलों की संख्या तो ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे ऊपर देखिएगा, SO2 का दिया गया द्रव्यमान, SO2 का दिया गया जो द्रव्यमान है वो देखेंगे कितना है? 128 ग्राम है। अब मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक। तो मोलों की संख्या क्या होगी? दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान भी हमें पता है और इसका मोलर द्रव्यमान भी पता है। तो 128 अपॉन में कितना हो जाएगा? 64। तो 64 दूनी बात करेंगे कितना होता है? 128। तो 2, हम लोग देखेंगे कितने मोल हैं। 128 ग्राम SO2 में 2 मोल होते हैं, ठीक हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में खाना बनाने में प्रयोग होने वाली सिलेंडरों में उपस्थित गैस का नाम बताइए, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसमें, ये कह रहे हैं कि खाना बनाने में प्रयोग होने वाली सिलेंडरों में उपस्थित गैस का नाम बताइए। तो खाना बनाने के लिए LPG आपको पता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस मतलब क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। अच्छा, LPG जो होता है, LPG में मुख्यतः क्या होता है? प्रोपेन। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। प्रोपेन व ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। और दबाव में यह द्रव की भांति कार्य करती है और द्रव के रूप में ही इसको संग्रहित किया जाता है। और जैसे इसका दबाव कम कर दिया जाएगा, अर्थात इसे छोड़ने पर, यह किसके रूप में आ जाती है? गैस के रूप में बदल जाती है। ये गैस के रूप में बदल जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG, या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक। तो नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण, नाभिक में आवेश घटने के कारण, परमाणु संख्या घटने के कारण, परमाणु संख्या बढ़ने के कारण। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या घट जाएगी या घटती है। और परमाणु त्रिज्या घटेगी तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसके नाभिक में
अतः इसके नाभिक में क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल अधिक बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा, नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। आज हम सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए मे भी थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है, तो मैं बिना बात किए आपको मैं सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48। निम्न में से किसे विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, विद्युत अपघटनी जो परिष्करण है, ये हिंदी के वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है साइंस में, तो इसको विद्युत अपघटनी परिष्करण को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या विद्युत अपघटनी जो परिष्करण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके धातुओं को शुद्ध किया जाता है। ठीक हो गया। इसका उपयोग धातुओं को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक हो गया। और विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, शुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, अधातु और उपधातु। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और शुद्ध धातु का उपयोग इसमें कैथोड के रूप में किया जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। किस तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। देखिए सीधा सीधा आंसर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग परीक्षा की दृष्टि से अच्छा मानेंगे। तो कोबाल्ट, ठीक हो गया, कोबाल्ट 60, ठीक हो गया। कोबाल्ट का एक समस्थानिक है जिसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है NaHCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस क्या, CO2। देखिएगा, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक हो गया, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और HCl जो होता है ये होता है क्या, एक एसिड होता है। ठीक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। NaCl का मतलब आप जानते हैं क्या है, ये सोडियम क्लोराइड, H2O मतलब आप वाटर, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl ये जो होता है ये क्या है, एसिड होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl ये क्या है, ये लवण होता है। ठीक हो गया, लवण बनाता है और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यह एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार के बीच की क्या है, अम्ल और क्षार के बीच की क्या है, एक अभिक्रिया है जिससे जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी देखो उत्सर्जित हो रही है, तो इस तरीके से माना जाएगा, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया माना जाएगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहेंगे। आप माना इसका आंसर चेक करते हैं कहीं भी तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है इसमें, विघटन की अभिक्रिया कहता है इसको ये, क्योंकि Na यहाँ Na टूट रहा है, ठीक, HCO3 फिर अलग अलग पार्ट्स में टूट जा रहा है, तो विघटन के आधार पे लिया गया था, पर इसका असली जो राइट आंसर होगा वो उदासीनीकरण होगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए, एंटी एसिड, नींबू का रस, मानव रक्त और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो नींबू का जो रस होता है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और नींबू का जो रस होता है इस पे साइट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक और मैलिक एसिड इसमें पाया जाता है। और जो नींबू के रस का जो pH होता है, 2.0 के आसपास लिया जाता है, या फिर 2 से 3 के बीच में इसका
पीएच मापा जाता है। ठीक, तो नींबू का रस इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एल्कीनो का सामान्य सूत्र है। एल्कीनो का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीनो का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो देखेंगे CnH2n हमें दिखेगा Cn और H2n। ठीक हो गया, तो ये इसका राइट आंसर है। एल्कीनो का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्केन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक हो गया, जिनमें कार्बन और कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और जो सूत्र होता है ये डबल बॉन्ड की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। डबल बॉन्ड की स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है वाष्पीकरण बढ़ता है। तो देखिएगा, वाष्पीकरण बढ़ता है सतह का क्षेत्र बढ़ाने पर, तापमान में वृद्धि करने पर। देखिएगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, माना ये छोटी सी सतह है तो इससे वाष्पीकरण डेफिनेटली कम होगा। सतह बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल्दी ज़्यादा होगी। तो सतह का क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा। बड़ी सतह पे क्षेत्र अधिक होगा तो अणुओं को गैसीय प्रावस्था में जाने की अनुमति प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। दूसरा, तापमान में वृद्धि करने पर डेफिनेटली वाष्पीकरण बढ़ेगा। तापमान में वृद्धि करने से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी या अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। अगला, आर्द्रता में कमी होना। कम आर्द्रता का अर्थ है कि हवा अधिक नमी धारण कर सकती है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। वायु की गति में वृद्धि का मतलब है सतह से जलवाष्प ये हटा देगी। सतह से जो ऊपर जलवाष्प की एक लेयर बनेगी इसको हटा देगी और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो हो जाएगी बढ़ जाएगी। और इसमें चारों ऑप्शन सही है। तो अच्छा, इसके आगे भी क्वेश्चन दिया है, देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बिल्कुल पहला आंसर इसका सही होना चाहिए, तो पहला आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए सही है। मैंने कहा केवल 2, केवल 3 और केवल 4 नहीं, इसमें सभी होंगे, तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। माना हम लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनता था। तो जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। देखिए, 10th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और बुझे हुए चूने पर, ठीक हो गया, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से, ठीक, क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि इसने प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी रासायनिक सूत्र पूछा हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। टोटल केमिस्ट्री में 66 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 66। केमिस्ट्री का जो पोर्शन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है 34 से, क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 66 तक थे। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इसने लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानें। तो इसमें केमिकल जो इक्वेशन दी है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू, ये केमिकल जो इक्वेशन है ये ऐसी है, CuO प्लस H2 इट इम्प्लाइज Cu प्लस H2O। तो Cu, कॉपर ने जो है ऑक्सीजन को क्या किया, रिलीज किया, और हाइड्रोजन ने अपने साथ ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने साथ क्या कर ले रहा है, ऐड कर ले रहा है। तो Cu
Cu जो है, Cu का Cu जो CuO है, इसमें ऑक्सीजन खो देने की वजह से ये क्या होगा, उपचयन की प्रक्रिया होगी, ठीक, सॉरी, अपचयन की प्रक्रिया होगी, तथा H2O में हाइड्रोजन में, मतलब मान लो H2 है तो H2 में H2O एक ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ऑक्सीकृत हो जाने से ये क्या होगा, उपचयन की प्रक्रिया होगी। H2O मतलब ये H2O के साथ ऐड हो जा रहा है, तो उपचयन की प्रक्रिया है। और कॉपर जो होता है ऑक्सीजन को लॉस कर दे रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, अपचयन की प्रक्रिया होगी। अच्छा देखिए, तो अपचयन होता क्या है, अपचयन जो होता है ऑक्सीजन को अलग करना, देखिए कॉपर ऑक्सीजन को अपने से अलग कर दे रहा है, तो ऑक्सीजन को अलग करना व हाइड्रोजन को जोड़ना, ये अपचयन है। और उपचयन की प्रक्रिया क्या है, तो ऑक्सीजन का योग, देखिएगा उपचयन H2O के साथ क्या हो रहा है, H2, यहाँ H2 था, इसके साथ O जुड़ जा रहा है, तो ऑक्सीजन का योग हो जाना और हाइड्रोजन का क्या हो जाना, ह्रास हो जाना। हाइड्रोजन का क्या हो जाना, ह्रास हो जाना। हाइड्रोजन का ह्रास होना मतलब कम होना, ठीक हो गया। तो ये हो गया, इसमें ये कॉपर के साथ अपचयन और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक हो गया। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन हमारे को दिए हैं 4, CuO का उपचयन तथा H2 का अपचयन। देखिएगा Cu का तो अपचयन हो रहा है, तो CuO का अपचयन तथा H2 का उपचयन, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल H2O में संयुक्त तत्वों के द्रव्यमान अनुपात की गणना कीजिए। हाइड्रोजन H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है, O मतलब ऑक्सीजन है, H2O मतलब जल, ठीक हो गया। तो H2O में संयुक्त तत्वों के द्रव्यमान अनुपात की गणना कीजिए। अब देखते हैं क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। जल में एक अणु में, जल में एक अणु में हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान बात करेंगे तो 2, क्योंकि H2 है तो 2 × 1 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। और जल में एक अणु में, या जल के एक अणु में ऑक्सीजन का कुल क्या देखेंगे, द्रव्यमान देखेंगे, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, 1 × 16, ठीक हो गया, इतना एटॉमिक मास यूनिट हो गया। तो अब 2:16 करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 8। तो जल में संयुक्त तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों को उनके घटते हुए धात्विक गुणों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। तो इनको इनके घटते क्रम में लिखना है। तो इनका घटता क्रम सीधा सीधा हमें पता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर क्या है, क्लोरीन है, ठीक हो गया। अच्छा, आवर्त सारणी में, आवर्त में धात्विक गुण घटता है, ठीक हो गया। मैं दोनों ऑप्शन लिख देता हूँ, इस नोट पॉइंट से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आवर्त में, किसमें, जो आपकी पीरियोडिक टेबल होगी, आवर्त सारणी है, उसमें आवर्त में धात्विक जो गुण होता है, धात्विक गुण घटता है। और दूसरा, समूह में, ठीक, अच्छा, आवर्त में धात्विक गुण घटता है लिखा है, कब घटता है, जब हम लोग आवर्त में बाएं से कहाँ जाएंगे, दाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटता है। और समूह में नीचे की ओर जाने पर, या नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक हो गया। तो देखिएगा इस पे क्या है, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें
11 सहसंयोजक आबंध हैं, 10 सहसंयोजक आबंध हैं, 12 सहसंयोजक आबंध हैं और 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो ये बोल रहे हैं तो C3H8 में C3H8 प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है इसमें 10 सहसंयोजक बंध होते हैं, 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ठीक, इसमें 8 जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन बंधन होते हैं, वह 2 जो होते हैं वो कार्बन और कार्बन बंधन होते हैं। तो 2 + 8 आप देखेंगे तो ये 10 इसमें सहसंयोजक आबंध होंगे। तो 10 सहसंयोजक आबंध 58 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्फर की परमाणुकता क्या होती है? तो सल्फर की जो परमाणुकता होती है वो बहुप्रमाणुकता होती है या बहुप्रमाणुक होता है। तो बहुप्रमाणुक इसमें दिख रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये पॉली एटॉमिक इसको भी कहते हैं, पॉली एटॉमिक भी होता है। तो सल्फर अणु 8 सल्फर परमाणुओं S8 से बने होते हैं, ठीक हो गया। सल्फर जो अणु होता है 8 सल्फर परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो एक बहुपरमाणुक या फिर पॉली एटॉमिक होता है। 59 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री में देखा होगा, ठीक हो गया। शायद ये आप लोगों ने देखा होगा चालक और कुचालक वाले में। तो ये बंकमिंस्टर फुलेरिन जो होता है वो क्या होता है लिखा है, या इसने लिखा है कि बंकमिंस्टर फ्लोरीन किसका अपरूप होता है या अपरूप होता है, ठीक। तो बंकमिंस्टर जो फ्लोरीन होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। किसका होता है? कार्बन का। तो कार्बन C60 भी कहा जाता है इसको, ठीक हो गया। C60 बंकमिंस्टर फ्लोरीन का फॉर्मूला होता है। ये खोखले गोले की संरचना होती है, फुटबॉल के आकार का होता है। और सबसे बड़ी बात कि बंकमिंस्टर जो फ्लोरीन होता है इसमें 20 जो होते हैं षटभुज होते हैं, 20 क्या होते हैं? षटभुज होते हैं। और 12 जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? पंचभुज होते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले बंकमिंस्टर फ्लोरीन 1985 में इसको जो है खोजा गया था, ठीक। इसके बारे में पता किया गया था 1985 में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कार्बन किसका उदाहरण है? ठीक है, कार्बन किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्बन किसका उदाहरण है? तो कार्बन जो होता है, कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? 6 होती है। और इसका जो परमाणु संख्या 6 होती है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, ठीक हो गया। और कमरे के ताप पर यह ठोस होता है। कमरे के ताप पर नॉर्मली कार्बन जो होता है वो किस रूप में होता है? ठोस रूप में होता है, ठीक हो गया। ये अन्य परमाणुओं के साथ एक मजबूत सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है। इसमें 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कभी कभी इसे ये मेटलॉइड के रूप में भी वर्गीकृत करता है, ठीक हो गया। पर इसने पूछा कि निम्नलिखित में से कार्बन किसका उदाहरण है? तो कार्बन है अधातु का उदाहरण। कार्बन एक अधातु है। ऐसे अब हमारे पास 5 क्वेश्चन और बच गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों के किस समूह को डॉबेराइनर का त्रिक, डॉबेराइनर का त्रिक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में। अभी तो शायद एक चैप्टर हट गया है पीरियोडिक टेबल वाला, बट उसमें डॉबेराइनर का त्रिक एक पहला टॉपिक हुआ करता था के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परमाणु द्रव्यमान इसमें A9 है, B23 है, C24 है, D29 है, E35 और F कितना है? 40 है। तो इस क्वेश्चन का माना आप आंसर की में आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर उन्होंने दिया हुआ है। तो उसने लिखा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से तत्वों के किस समूह को डॉबेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो डॉबेराइनर के त्रिक के अनुसार क्या होता है? डॉबेराइनर के त्रिक के अनुसार क्या होता है कि किसी त्रिक में 3 तत्व ऐसे होते हैं जिनमें मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के बराबर होता है। देखिए ये डेफिनेशन तो मैं भी समझ में नहीं आई कि किसी त्रिक में 3 तत्व ऐसे होते हैं, मान लो ए बी और सी, 3 तत्व ऐसे होते हैं जिनमें मध्य तत्व का जो परमाणु होगा, मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान
अन्य ये और ये दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के बराबर होता है। तो जैसे मान लो कि मैं पहला मान लेता हूँ ABC कहा है, तो मध्य तत्व कौन कौन हो गया, B हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 9 प्लस A B और C है 24 का औसत अपॉन में कितना 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 9 और 5 13 हो गया, 2 1 3 33 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 16.5 के समथिंग आएगा। बट इट डज नॉट इक्वल्स टू बीच वाला कौन सा है, बी कितना है 23, तो 23 के नियर बाय में नहीं है। तो ऐसे BCA, बी का कितना ले लेंगे हम लोग 23, बी का 23 है, और प्लस करेंगे ए को, ए कितना है 9, अपॉन में करेंगे 2, तो 9 और 3 12 हो गया, और ये 32 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 16, और 16 नियर बाई BC और A होना चाहिए। तो B पहला है, C मिड वाला है, तो नियर बाई 24 ये भी नहीं है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा। बट इसने क्या कहा है, A B और E देखते हैं। A कितना है 9 है प्लस, ठीक हो गया, सॉरी तीसरा है B A और C। A हो गया कि B हो गया कितना 23 प्लस A कितना हो गया 9, मध्य तत्व के बराबर होना चाहिए, तो B प्लस E होना चाहिए। B 23 है प्लस E देखिएगा कितना है, E 35 है, E कितना है 35, ठीक हो गया। अभी क्या होगा, A B और E बात कर रही है, अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो गया, 3 2 5, ठीक है, अपॉन में 2, तो 2 दूनी 4, ठीक हो गया, 2 दूनी 4 और 2 नम्मा 18, 29 आ गया। अब 29 देखते हैं ए के नियर बाई, ए तो 9 है, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक हो गया। आंसर की में इसका आंसर कितना देखा गया है, सी देखा गया है, बट देखिए सी तो 9 के इक्विवेलेंट है ही नहीं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कितना, बी डी और एफ, इसका भी निकाल लेते हैं आंसर। बी प्लस एफ कितना है, देखिए बी 23 है प्लस एफ कितना है 40 है, अपॉन में 2 करूँ, ठीक 3 और 6 अपॉन 2 हो गया, तो 2 3 6 हो गया, 2 1 कम 2 31 पॉइंट समथिंग, ठीक है 31.5 के समथिंग। पर अब डी वाला टर्म देखेंगे 29, तो इट इक्विवेलेंट टू ये है, देखिएगा इक्विवेलेंट टू क्या है, ये है, ठीक हो गया। तो मे बी इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो सकता है, डी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। और जैसे आप 29 देखेंगे, 29 के बाद 30 के बाद 31 और 31 पॉइंट कितना हो गया 5 ये, और यहाँ देखेंगे 23, तो 23 के नियर बाई 16 मतलब 17 18 19 20, हाँ तो इससे भी ज़्यादा नियर बाई ये, तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन के बेसिस पे, और मोर देन पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। पर इसका ऑप्शन नंबर सी वहाँ पे आंसर सीट पे क्या दिया है, गलत दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन पॉसिबिलिटी ऑप्शन नंबर डी होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र से दर्शाया जाता है, ठीक हो गया। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है 2n स्क्वायर पे, 2n स्क्वायर से, जहाँ n जो होती है वो कक्षा संख्या होती है, ठीक हो गया। तो 2n का स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन सही होगा हमारा 2n का स्क्वायर। ये बोहर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत किसके उदाहरण हैं। तो ये सीधा 10th क्लास का ये टॉपिक है, संक्षारण होता है, जंग लगना, ठीक। चांदी के ऊपर काली परत जो होती है, चांदी सल्फर यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक, Ag2S बनाता है, ठीक हो गया। जो काला होता है, इसलिए चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, और तांबा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ प्रतिक्रिया करके वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट बनाता है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो होता है क्या, हरे रंग का, ठीक हो गया। तो इसलिए संरक्षण इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्वारेजिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अम्लराज भी कहते हैं। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किस अम्ल का 3:1 का मिश्रण है, ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का रेशियो होता है, ठीक हो गया। HCl और HNO3 का रेशियो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही होगा, ठीक हो गया। हाँ, तो सांद्र हाइड्रोक्लोराइड होता है HCl,
और ये एसिड है, और सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 का 3:1 जब मिलेगा, इसके 3:1 के मोलर अनुपात मिलने से ये बनता है। और यह क्या करता है, धातुओं को घोलने का काम करता है। सोना रिफाइन करना है, कोई भी धातु है उसको साफ़ करना है, ठीक, तो उसको इसमें डुबाया जाता है, तो इसके बाहर का सारा क्या हो जाता है, गंदगी या जंग क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक। तो ये एक्वारेजिया है, धातुओं को घोलने का काम भी करता है। तो देखिएगा इस पेपर का जो हम लोग 2021 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। इसके बाद से हम लोग बायो का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और जल्दी हम लोग जैसे ही बायो का पोर्शन क्लियर हो जाता है कोशिश करेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो होगा पर बायो एक ही दिन में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके तुरंत बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट्स लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो चिप्स के उपचयन को रोकने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, ये भी 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर इसमें से क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस होने का मतलब है कि ये किसी भी अन्य पदार्थ के साथ बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक हो गया, जिससे खाद्य सामग्री खराब होने से बच जाती है। तो नाइट्रोजन गैस में भरी जाती है। तो मे बी आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, बट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है, तो एक बार जल्दी से सारी वीडियोज़ को आप एक साथ में देख के पूरे केमिस्ट्री के पोर्शन आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इवनिंग की वीडियो में मिलते हैं। और होप्स हो कि मैं अभी बहुत जल्दी लगभग 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास एक वीडियो फिर अपलोड करूँगा जो जनरल साइंस के टॉपिक्स को लेगी, जो 9th और 10th से रिलेटेड होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़, एंड थैंक यू।